तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, डिलीरियम और डिमेंशिया। ठीक है, डिलीरियम किसका डिसऑर्डर था, कॉन्शियसनेस का, किसका, और डिमेंशिया मेमोरी का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, सिजोफ्रेनिया, साइकेट्रिक का सबसे बड़ा डिसऑर्डर है। इसमें जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, गांव के अंदर घूमता रहता है, उसको पता नहीं था कपड़े पहनता है नहीं पहनता है, आधी बार कपड़े भी नहीं पहनता है, पेशेंट को पता नहीं रहता, किसी पर भी क्या कर देता है, अटैक कर देता है, क्या कर देता है, अटैक कर देता है, किसी को भी मार देता है। ईंट पड़ी, ईंट देखी, ईंट उठा के किसी को मार दिया। वो कौन से पेशेंट है जो गांव के अंदर दिन भर घूमता रहता है, सिजोफ्रेनिया। 10 या 20 दिन से नहाता भी नहीं है पेशेंट, क्या करता है, 10-20 दिन तक नहाता भी नहीं है, कपड़े एक ही जोड़ पहनता है, कपड़े भी चेंज नहीं करता, नहाने का भी उसको पता नहीं रहता है। वो कौन सा पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया वाला। ठीक है, साइकेट्रिक के अंदर सबसे बड़ा डिसऑर्डर कौन सा है, सिजोफ्रेनिया। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर 300 पेशेंट एडमिट है, तो 240 किसके पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया वाले के अंदर, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर, किसके, मेंटल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो 300 में से कितने, 240 सिजोफ्रेनिया वाले। तो ये एक सिजोफ्रेनिया एक डिसीज नहीं, क्या है, सिंड्रोम है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलकर एक क्या होती है, सिंड्रोम बनती है। हम बोलते हैं ना साइन और सिंड्रोम, तो सिंड्रोम क्या है, बहुत सारी चीजें मिलकर बनती है, उसको बोलती है, हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो डेमेंशिया प्रिकोक्स, देखो सिजोफ्रेनिया, इसमें क्या होता है, साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया के क्या क्या साइन आते हैं, डिल्यूशन आता है, जो सारे डिल्यूशन जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूशन ऑफ लव, डिल्यूशन ऑफ मेनिया, डिल्यूशन ऑफ एफेथी, हेलुसिनेशन भी इसके अंदर आएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, स्पीच भी पेशेंट की डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। फ्लेट एंड अफेक्ट, जो अफेक्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लेट हो जाएंगे, अफेक्ट कम होंगे पेशेंट के। रिड्यूस्ड स्पीच, स्पीच कभी स्पीच बढ़ भी सकती है पेशेंट की। लेक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या हो जाएगा, लेक मतलब कमी आ जाएगी मोटिवेशन के अंदर। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेमेंशिया प्रिकोक्स, देखो डेमेंशिया प्रिकोक्स किसने, एमिल क्रिपलिन, किसने दिया था नाम, नेम गिवन ऑफ सिजोफ्रेनिया बाय एमिल क्रिपलिन। एमिल क्रिपलिन ने क्या बताया था, पहले सिजोफ्रेनिया का नाम क्या था, डेमेंशिया प्रिकोक्स था, क्या था, सबसे पहले डेमेंशिया को इसने बताया था, किसने बताया था, मतलब सिजोफ्रेनिया को एमिल क्रिपलिन, इसने क्या नाम दिया था, डेमेंशिया प्रिकोक्स। उसके बाद DSM-5 आया था, उसने सिजोफ्रेनिया नाम दिया था, सिजोफ्रेनिया उसने बताया था, सिजोफ्रेनिया नोट ए डिसऑर्डर, ये क्या है, सिंड्रोम है, क्या है, सिंड्रोम है। तो इतना लिखो आप सबसे पहले, बहुत सारी चीजें मिलकर एक जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम सिंड्रोम। जिसमें जिसमें इसमें बिहेवियर भी अफेक्ट होगा, थॉट भी अफेक्ट होगा। देखो डेमेंशिया प्रिकोक्स, नेम गिवन बाय सिजोफ्रेनिया बाय एमिल क्रेपलिन, जो साइंटिस्ट था, एमिल क्रेपलिन जो साइंटिस्ट था, उसने सिजोफ्रेनिया को पहले नाम दिया था डेमेंशिया प्रिकोक्स, क्या दिया था, हाँ साइंटिस्ट डॉक्टर जो भी आप समझते हो, उन्होंने डेमेंशिया प्रिकोक्स नाम दिया था सिजोफ्रेनिया को। उसके बाद DSM-5 ने सिजोफ्रेनिया इज ए डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है, और नॉट ए डिसऑर्डर, इट इज ए सिंड्रोम है, क्या है, सिंड्रोम। इसमें लिखना आप, द वर्ड सिजोफ्रेनिया वाज, द वर्ड schizophrenia was coined by Eugen Bleuler, EU Eugen Bleuler साइंटिस्ट हैं। आप साइंटिस्ट का नाम पे ऐसा बोलते कि ये क्या होता है, फोलिस्टीन आया था अभी वहाँ पे, फोलिस्टीन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर फोलिस्टीन आया था, तो इन्होंने ये बोला कि ये क्या होता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। द वर्ड सिजोफ्रेनिया वाज कोइंड, जैसे जो सिजोफ्रेनिया वर्ड है उसको कोइंड किसने किया था, यूगन ब्लूलर ने, एक साइंटिस्ट ने किया था। इसके बाद सिजोफ्रेनिया, हाँ ये सिजोफ्रेनिया, इसमें लिखना सिजोफ्रेनिया, इट इज कंपोज्ड बाय टू वर्ड, इट इज कंपोज्ड बाय टू वर्ड,
सीजो प्लस फेनिया, सीजो प्लस फेनिया क्या हो गया? दो वर्ड, इट इज कंपोज्ड बाय टू वर्ड्स। सीजोफेनिया को दो वर्ड में तोड़ा है, ठीक है। तो एक वर्ड सीजो हो गया और एक फेनिया हो गया। अब सीजो के नीचे लिखना यूं करके, लाइन करके, सीजो के नीचे लिखना स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट और माइंड। स्प्लिट क्या होता है? यूं दरार, 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 जैसे ये दीवार है, यहाँ इसके अंदर क्या आ गई? दरार आ गई, दो हो गई, एक की दो हो गई। तो इसे भी ब्रेन के अंदर क्या होता है, जो सिजोफेनिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। माइंड के अंदर क्या होता है? दरार आने लगती है पेशेंट के अंदर, माइंड के अंदर। उसको बोलते हैं हम सीजो प्लस फेनिया, स्प्लिट हो जाती है माइंड के अंदर, ठीक है। इट इज कंपोज्ड बाय टू वर्ड, स्प्लिट प्लस माइंड, ठीक है। अब इसमें लिखना करेक्टराइज्ड बाय, schizophrenia is characterized by disturbance of बेट, बेट, बेट मतलब बिहेवियर, अफेक्ट और थॉट, तीन चीजें में अफेक्ट देखने को मिलता है इसमें। schizophrenia is characterized by disturbance of बेट, बेट मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बेट मतलब बेट, कहाँ से पढ़ के आया यार? ये चूहा कहाँ से पढ़ के आया? सरकारी स्कूल में गए थे कि प्राइवेट में? तो वहाँ चूहा बताया था ना। अब इसमें लिखना बिहेवियर के अंदर विड्रॉल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, वोलेंट बिहेवियर, विड्रॉल मतलब निकालना। एग्रेसिव का नहीं पता आपको? एग्रेसिव मतलब पेशेंट गुस्सा करता है, एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा करने लगता है पेशेंट, और छोटी 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 चीज के अंदर। इसके बाद लिखना अफेक्ट के अंदर, लिखना अफेक्ट के अंदर एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस, ये सब चीजें लिखा चुका हूँ मैं आगे। एम्बिवेलेंस, 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 अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, फ्लैट अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट, इसी के अंदर लिखना फ्लैट अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट, ये सब पढ़ा दिए मैंने। एम्बिवेलेंस मतलब जैसे कि एक जो इंसान रहता है उसके प्रति दो तरह की भावना रखता है पेशेंट। क्या रखता है? भावना, सामने कुछ और बाद पेशेंट के जाने के बाद कुछ और होता है। अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, इसमें भी अफेक्ट पेशेंट के क्या होने लगते हैं? लॉस होने लगते हैं धीरे धीरे। और फ्लैट अफेक्ट, ब्लंट अफेक्ट जो मैंने बताया था आपको, 100 में से 50%, 100 में से 10%, याद है आपको? अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट और ब्लंट अफेक्ट, जैसे 100% में से पेशेंट को 50% याद रहता है,
उसको ब्लंट अफेक्ट बोलते हैं। फिर 10% याद रहता है। अफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाते हैं, कुछ चीज़ पूछते हैं तो जैसे 10% ही बता पाता है और एक में 50% बता पाता है। इसके बाद थोट में लिखना ऑल फॉर्मल, ये लिखना ऑल थॉट डिफॉर्मिटी आर फाउंड। ऑल थॉट ऑल ऑल थॉट डिफॉर्मिटी आर फाउंड, डिफॉर्मिटी आर फाउंड। जो हमने थॉट के सारे डिसऑर्डर पढ़े ना नेक्स्ट क्लास में, जो 3 क्लासों में पढ़े थॉट के सारे डिसऑर्डर, वो सारे डिसऑर्डर इस सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अफेक्ट के सारे डिसऑर्डर जो हमने पढ़े वो सारे सिजोफ्रेनिया वाले में देखने को मिलते हैं। बिहेवियर के सारे डिसऑर्डर किस में देखने को मिलते हैं? सिजोफ्रेनिया वाले। जो हमने मतलब पिछली क्लास में जो डिसऑर्डर पढ़े वो सारे सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब एक एक अगर डिसऑर्डर को मैं डिस्क्राइब करूँगा तो 3 दिन वापस लेनी पड़ेगी मुझे क्लास से। तो मैंने जो क्लासों में लिखा था ना थोड़े के डिसऑर्डर सारे, वो किस में देखने को मिलते हैं? सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। अब इसके बाद हम देखेंगे इटियोलॉजी। तो कौन से पेशेंट में होता है इटियोलॉजी? बताओ आप, सिजोफ्रेनिया कौन से वाले पेशेंट को होता है? क्या कारण है सिजोफ्रेनिया का? कौन से वाले पेशेंट को? तो एटियोलॉजी क्या है? द एग्जिट कोज इज, एग्जिट कोज क्या है? अननोन। इसका कुछ भी एग्जिट कोज नहीं है कि इसी वजह से सिजोफ्रेनिया होता है, बट इसके रिस्क फैक्टर है। ये क्या है? रिस्क फैक्टर। क्या है? रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसा मान सकते हैं हम। एग्जिट इसका कुछ भी कोज नहीं है कि इसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया होगा, ठीक है। तो द एग्जिट कोज इज अननोन, उसको हमें पता नहीं। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एज, एज एज ग्रुप 20 से 40, 20 से 40, 20 से 40 साल वाले में पेशेंट में क्या देखा गया है? सिजोफ्रेनिया। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं, इनमें हो सकता है मतलब। इसके बाद सेक्स रेशियो, मेल में होगा कि फीमेल में होगा? मेल में। तो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? बराबर रेशियो देखने को मिला है, मेल और फीमेल में। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मेरिड क्या अनमेरिड? मेरिड या अनमेरिड? तो किस में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? अनमेरिड वाले में। अनमेरिड वाले में शादीशुदा वाला जो इंसान रहता है वो क्या रहता है? उसकी लाइफ में बिजी रहता है, पहले उसकी इतनी टेंशन है, वो की टेंशन लेगा और अलग से। ये बिल्कुल फ्री रहता है, दिन भर इसके विचार आते रहते हैं माइंड में। क्या आते रहते हैं? विचार आते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है अनमेरिड। आपकी शादी होगी? आएंगे आएंगे। फैमिली, वो 2 और लड़कियां आने नहीं क्लास में जो इधर बैठते हैं, एक तो वो मी और उसके अलावा जो 2 शादीशुदा। चलो अब लिखो, मैरिटल स्टेटस लिख लिया, मेरिड अनमेरिड, अनमेरिड में ना। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स। लिख लिया? लिख लिया? इसके बाद लिखना न्यूरोट्रांसमीटर इनबैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर इनबैलेंस, इंक्रीज डोपामिन एंड सेरोटोनिन, इंक्रीज डोपामिन एंड सेरोटोनिन।
डोपामिन हार्मोन होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है, हैप्पी वाला, हैप्पी वाला हार्मोन। पेशेंट जो भी करता है उसमें पेशेंट को कुछ, जैसे 10 दिन से ना आ रहा तो पेशेंट क्या अपने आप को खुशी महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है। अभी ये तो पढ़ो, डोपामिन और सेरोटोनिन, इसका लेवल कम हो जाएगा तो आप सेड हो जाओगे, डोपामिन का, फिर आप रोने लगोगे। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लिख लिया 5 ही, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, विंटर बर्थ, विंटर बर्थ में भी देखा गया है ऐसा। उसके बाद 7th लिखना, थीन और ओबियस, थीन और ओबियस, तो किस में देखने को मिला है, थीन वाले पेशेंट में, जो पतले पेशेंट होते हैं उनमें, और लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड पेशेंट में देखने को मिलता है। जैसे जैसे इसका ऐसा मतलब है जैसे कि 20 पेशेंट की खोज हुई, ठीक है, तो 20 पेशेंट यहाँ बैठे, 20 पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, तो इन 20 पेशेंट में से 15 पेशेंट ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड है, तो इन्होंने किसको प्रायोरिटी दी थी, लेफ्ट हैंडेड वाले को, ऐसे इन्होंने प्रायोरिटी दी है। ये रिस्क फैक्टर देख रहे हैं हम, जैसे 5, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर 20 पेशेंट हैं, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इनमें से राइट हैंडेड पेशेंट कौन कौन से, कि ये वाला राइट है, ये राइट हैंड से लिखता है, राइट हैंड से खाता है, तो इनमें से कितने जो है लेफ्ट हैंडेड है, 15 लेफ्ट हैंडेड है। फिर नए 20 पेशेंट आए, उनमें से 18 पेशेंट ऐसे जो लेफ्ट हैंडेड है, 2 पेशेंट राइट हैंडेड है। फिर 40 पेशेंट आए, तो उनमें से 35 पेशेंट ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड से लिखते हैं, तो इन्होंने किसको प्रायोरिटी दी, लेफ्ट हैंडेड वाले पेशेंट। ऐसा अधिकतर इन पेशेंट में देखा गया लेफ्ट हैंड जिसकी है, सिजोफ्रेनिया। उसके बाद लेट एज ऑफ डिलीवरी, लेट एज ऑफ डिलीवरी हार्मोन की वजह से भी ऐसा देखा गया है, लेट, जिसमें लेट एज में डिलीवरी होती है, जैसे 45 एज होगी उसके बाद डिलीवरी हो रही है पेशेंट की, बच्चे की, तो उन महिलाओं में भी देखा गया है। कॉमन इन, 10th पॉइंट है, कॉमन इन लो आईक्यू, आईक्यू लेवल जिसका कम होता है, कॉमन इन लो आईक्यू। उसके बाद लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिख लिए, आपने लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज, हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज। उसके बाद लिखना टाइप्स ऑफ सिजोफेनिया, टाइप्स ऑफ सिजोफेनिया, टाइप्स ऑफ सिजोफेनिया, सिंपल सिजोफेनिया। एज लिखना है इसमें, एज, एज आप दोनों लिख रहे हो, एज लिखना है इसमें, एज 15 से 25 ईयर, 15 से 25 साल एज। इसके बाद लिखना बिहेवियर, विड्रोल, बिहेवियर क्या रहेगा, विड्रोल, बिहेवियर बिहेवियर विड्रोल, जैसे कहीं जाने का बोलेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट क्या करेगा, विड्रोल कर देगा, उस चीज़ को मना कर देगा कि मैं तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ तो निकाल रहा है ना उस चीज़ को। विड्रोल, ईसीटी नॉट इफेक्टिव, इसमें ईसीटी, ईसीटी नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव। इसके बाद लिखना प्रोग्नोसिस, वृष्ट, मतलब सही होने की संभावना बिल्कुल खत्म, इसकी वृष्ट है।
इसके बाद लिखना हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया सेकेंड। एज ग्रुप लिखना 20 से 40 साल, 20 से 40। बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर, कौन सा? चाइल्डिश, बच्चे जैसा व्यवहार करेगा, चाइल्डिश बिहेवियर। एज ग्रुप 20 से 40, बिहेवियर चाइल्डिश, चाइल्डिश बिहेवियर। उसके बाद लिखना ईसीटी नॉट इफेक्टिव, इसमें भी ईसीटी नॉट इफेक्टिव, ईसीटी नॉट इफेक्टिव। जैसे ईसीटी लगा भी देंगे तो पेशेंट सही नहीं होगा इस वाले पेशेंट में, सिंपल सिजोफ्रेनिया और हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। उसके बाद प्रोग्नोसिस पुअर होगा इसमें, प्रोग्नोसिस पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, इसमें पेशेंट क्या करता है? शक करता है, क्या करता है? पैरानोइड वर्ड स्टार्टिंग में पढ़ा था मैंने, बोला 10 बार क्वेश्चन ये यहाँ से वर्ड आएगा, आपको शुरू शुरू में पढ़ाया था मैंने। तो पैरानोइड पेशेंट क्या करता है? शक करता है, अपने परिवार वाले के ऊपर शक कर लेता है कि ये मुझे क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। तो इसके अंदर लिखना एज ग्रुप 25 से 40 साल, सेम एज है इसमें, 25 से 40, इसमें 20 से 40 है, इसमें 25 से 40। एज ग्रुप 25 से 40 साल। बिहेवियर परसिक्यूटरी, PER परसिक्यूटरी, इसमें भी पेशेंट क्या करता है? शक करता है। परसिक्यूटरी मतलब शक करना, परसिक्यूटरी। ईसीटी इफेक्टिव, इसमें लिखना ईसीटी, ईसीटी इफेक्टिव, प्रोग्नोसिस गुड, प्रोग्नोसिस गुड। ईसीटी इफेक्टिव रहेगी इसमें, गुड, प्रोग्नोसिस सुधार। इसमें एज ग्रुप 20 से 40 साल, 20 से 40। बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा करेगा पेशेंट। ईसीटी बेस्ट, और प्रोग्नोसिस भी बेस्ट रहेगा इसमें, प्रोग्नोसिस भी बेस्ट रहेगा किसके अंदर? केटाटोनिक के अंदर। प्रोग्नोसिस भी इसके अंदर बेस्ट रहेगा। इसमें लिखना मोस्ट इफेक्टिव ईसीटी, मोस्ट इफेक्टिव ईसीटी, ईसीटी के अंदर लिखना मोस्ट, केटाटोनिक के अंदर मोस्ट इफेक्टिव ईसीटी, मोस्ट इफेक्टिव ईसीटी। लिख लिया? तो 4 तरह के कौन कौन से टाइप हो गए? सिंपल, हेबिफ्रेनिक, पैरानोइड और केटाटोनिया। सिंपल में एज ग्रुप कितनी रहती है? 15 से 25 साल। बिहेवियर विड्रोल, कौन सा? विड्रोल। ईसीटी नॉट इफेक्टिव, दो के अंदर ईसीटी इफेक्टिव नहीं होती है, कौन कौन सी के अंदर? सिंपल और हेबिफ्रेनिक, सिंपल और हेबिफ्रेनिक। पैरानोइड और केटाटोनिया के अंदर ईसीटी इफेक्टिव होती है, दो के अंदर, कौन कौन से के अंदर? केटाटोनिक और पैरानोइड, दोनों के अंदर। और जैसे इनमें प्रोग्नोसिस क्या होता है? दोनों में प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस वर्स्ट और प्रोग्नोसिस पुअर। बिल्कुल प्रोग्नोसिस मतलब जैसे कि सुधार है वो बिल्कुल नहीं होगा इन दोनों के अंदर। और पैरानोइड और केटाटोनिक के अंदर क्या होगा? गुड होगा, और इसके अंदर भी बेस्ट होगा। सबसे ज़्यादा बेस्ट किसके अंदर देखने को मिलेगा? केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले के अंदर। इसके बाद लिखना नेक्स्ट वॉन गोग सिंड्रोम, वॉन गोग सिंड्रोम। ये बस आपको नाम नाम याद रखने हैं ना, वॉन गोग सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन उन चारों याद रख लेना, वहीं से क्वेश्चन बने। वॉन गोग सिंड्रोम,
6th नंबर पे शूडो सिजोफेनिया, जूटा सिजोफेनिया। शूडो मतलब जूटा, पैराफेनिया लेट सिजोफेनिया, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें लिख लेना एपिसोड ऑफ मेनिया एंड मेनिया प्लस डिप्रेशन। सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं पेशेंट को। कभी पेशेंट का मूड हाई रहता है तो कभी बिल्कुल लो रहता है। किसके अंदर? सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर। जैसे कभी आप क्लास में बहुत खुश रहते हो और कभी सैड रहते हो, उसको बोलते हैं हम सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लिख लिए यहाँ तक? लिख लिए? नहीं, बस इनके नाम नाम ही याद रखना। ये तो मतलब इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपको अपने को जिससे कि इनके नाम नाम याद रखने हैं कि वॉन ग्रुप सिंड्रोम है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में। कोई भी नहीं पूछ रहा, मैं अब बैठा हूँ ना। हाँ हाँ। सीएचओ का डाइजेशन कहाँ से होता है वो बताओ ना आप तो, कार्बोहाइड्रेट का। बताओ, चलो कल बताना मुझे, है ना, सीएचओ का डाइजेशन। नहीं नहीं, मोबाइल से नहीं। सीएचओ का, फैट का और प्रोटीन का, ये तीनों बताना कल, है ना। इनका डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। लिख लिए यहाँ तक, 10 तक। इसके बाद लिखना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू, इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिखना अकॉर्डिंग टू यूगन ब्यूलर। यूगन ब्यूलर ये एक साइंटिस्ट है। फिर आप पूछोगे क्या है यूगन ब्यूलर, उन्हें साइंटिस्ट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिजोफेनिया। कितने टाइप की सिजोफेनिया बताया इन्होंने? देखो 3 साइंटिस्ट आए थे, तीनों ने अलग अलग टाइप बताए सिजोफेनिया के, तो तीनों पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी एक साइंटिस्ट आया था, कौन सा? यूगन ब्यूलर। इसने 2 टाइप्स बताए सिजोफेनिया। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में अफेक्ट, एसोसिएटिव लूजनेस, एम्बिवेलेंस और ऑटिज्म, ठीक है। सेकेंडरी में हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, पुअर पर्सन हाइजीन, इनसाइड इज एब्सेंट, जजमेंट हैज बीन लॉस्ट। ये इन्होंने बताया 2 टाइप्स। इनसाइड, इनसाइड इज एब्सेंट, इसका मतलब क्या है? पेशेंट को पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, इनसाइड एब्सेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम इनसाइड इज एब्सेंट। जजमेंट हैज बीन लॉस्ट, जैसे कि उसके सामने एक्सीडेंट हो गया, एक छोटी सी बच्ची है, उसके सामने उस बच्ची को किसी ने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, पेशेंट वहीं खड़ा है, तो वहाँ क्या करेगा? देखा करेगा। वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो जजमेंट क्या हो गया? उसका लॉस हो गया। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में
सारे सिम्टम देखने को मिलते, सारे। लिख लिया? इसमें अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, मतलब क्या बताया था मैंने अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट का? आप घर पे जाके एक एक बार भी पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट किसको बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में शादी है, क्या है, खुशी का माहौल है, तो आप क्या करोगे, साइकेट्रिक वाला पेशेंट क्या करेगा, शेड रोएगा। बताया था मैंने आपको अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि वो साइकेट्रिक पेशेंट है। और जहाँ किसी की डेथ हो गई वहाँ उसको क्या होना चाहिए, शेड होना चाहिए, तो वहाँ क्या करेगा, हंसेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। ये सारे सिम्टम हमने पहले पढ़ लिए, इनको सबको पता है। ये बताया था ना मैंने आपको। आपका नाम क्या है, रूही, रूबी, मुबिन, मुबिन। एसोसिएटिव लूजनेस, इसमें पेशेंट जो थॉट होते हैं उसको लूजनेस हो जाता है, जैसे बोलता बोलता पेशेंट क्या होता है, एक जगह रुक जाता है, अटक जाता है। एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस का मतलब कहाँ से पढ़ के आए? एम्बीवेलेंस मतलब, एम्बीवेलेंस मतलब जैसे कि दो, एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, ठीक है, वन पर्सन के बारे में दो तरह की थॉट रखना। जैसे पेशेंट अपने पास में बैठा है तो अपन बोलेंगे ये बहुत अच्छा इंसान है, और वो चला जाएगा। बहुत सारे दोस्त रहते हैं ना जिसको हम बोलते हैं कि तू बहुत अच्छी है यार, तो उसको जाने के बाद उसको गालियाँ देते हैं, जैसे तुम में से भी आप भी करते होंगे, उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस। ओटिज्म, ओटिज्म एक डिसऑर्डर है बड़ा, अटेंसिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ओटिज्म एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम आगे। इसके बाद लिखना, ये हो गया पूरा। इसके बाद लिखना नेक्स्ट पेज, अकॉर्डिंग टू कर्ट स्नाइडर। अकॉर्डिंग टू कर्ट, कहाँ जा रहे हो? ही हैज गिवन द फर्स्ट रिंग सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया। टोटल कितने, 11 सिम्टम दिए थे, कितने, 11 सिम्टम। कहाँ जाना है आपको, 4:30 5 बजे तक? कहाँ पे, क्लिनिक। लो लिखो। अच्छा पढ़ा दो ना, ये लिख लेना आप, है ना, घर पे जाके, ये तो बहुत टाइम लगेगा, आप लिखोगे फिर समझाओ। देखो, अकॉर्डिंग टू कोर्ट स्नाइडर ने, ही वाज द गिवन द फर्स्ट रैंक सिंड्रोम, सिजोफ्रेनिया के फर्स्ट रैंक सिम्टम दिए थे। 3 साइंटिस्ट आए थे, तीनों ने अलग अलग सिम्टम दिए थे, अभी बताया था ना मैंने आपको। तो ये दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का कौन था, यूगन ब्यूलर, उसने 2 तरह के दिए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। इसने दिए थे 11 सिम्टम दिए थे इसने, टोटल कितने दिए थे, 11 सिम्टम। देखो, दिल, डिल्यूशनल परसेप्शन, डिल्यूशन अकर आफ्टर द एक्चुअल परसेप्शन, जैसे कि वहां अगर रेड कार खड़ी है तो पेशेंट क्या बोलेगा कि वो रेड कार वाला मुझे मानना जाता है। डिल्यूशन परसेप्शन हो रहा है, उसको गलत परसेप्शन हो रहा है। कहीं भी वो, आई विल बी, आई विल बी किल आफ्टर सिंगिंग ए रेड कार, अगर पेशेंट कहीं भी जा रहा है और रेड कार दिखी तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि रेड कार वाला मुझे मारना चाहता है, ठीक है। वो पेशेंट ऐसा सोच रहा है, डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो रहा है, उसको एक बीमारी हो रही है, ठीक है। उसके बाद थॉट एलिनेशन, थॉट इंसर्शन, पेशेंट को ऐसा लगता है, इंसर्शन, इंसर्शन मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई थॉट इंसर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, थॉट डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद थॉट विड्रॉल, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो ये मेरे थॉट को विड्रॉल, बाहर निकाल रहा है। कैसा लगता है पेशेंट को कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो ये मेरे थॉट को क्या, विड्रॉल, विड्रॉल करना मतलब उस चीज को बाहर निकालना, ठीक है। और थॉट ब्रॉडकास्ट, मतलब पेशेंट को लगता है कि मेरे थॉट को कोई बाहर निकाल कर, ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी में चला रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में होगा, तो पेशेंट टीवी देखता है,
अगर टीवी में दूसरी चीज भी आ रही है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी कहाँ है, दिल्ली में। तो उसको ऐसा लगता है कि इन सबको मेरे थॉट किसे पता है, तो ये मेरे थॉट को क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल कर दूसरों को बता रहे हैं, उसको बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। ये सारी चीजें पढ़ ली हमने पिछली क्लास में। उसके बाद पेनल पेसिविटी एक्सपीरियंस मेड फिनोमिना, द पर्सन फील्स कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। एग्जाम्पल, माई हैंड आर बीइंग मूव्ड बाय समवन एलिस। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे जो पेशेंट का हैंड है वो क्या करता है, पेशेंट उसके हैंड को ऊपर खड़ा हो जाता है बेंच के ऊपर और फैन के अंदर देने लगता है। किसके अंदर, फैन के अंदर। उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे हैंड को कहाँ ले जा रहा, फैन के अंदर ले जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोलते हैं हम मेड फिनोमेना। क्या बोलते हैं, मेड फिनोमेना। सोमेटिक पेसिविटी, बॉडीली सेंसेशन आर फील्ड आर कोज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। एग्जाम्पल, माई जॉइंट आर बीइंग ट्विस्ट एंड समथिंग इज मूविंग इन माई स्टमक। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे जॉइंट क्या हो रहे हैं, ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब मोड़ रहे हैं अपने आप। एक्सटर्नल फोर्स, कोई फोर्स लगा रहा है और क्या कर रहा है, मेरे जॉइंट को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसके स्टमक जो है, समथिंग इज मूविंग इन माय स्टमक, कोई मेरे स्टमक को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसा पेशेंट को लगता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, पेशेंट को ऐसा लग रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको क्या हो रहा है, एक डिसऑर्डर हो रहा है। ये सिजोफ्रेनिया है, बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आप इसमें। इसके बाद नेक्स्ट, मेड इम्पल्स, मेड वोलेशन और मेड अफेक्ट। मेड इम्पल्स में एक्शन, जैसे कि मेड इम्पल्स में क्या होता है, एक्शन करता है पेशेंट किसी भी चीज़ को लेके। पेशेंट जैसे कि पेन होता है पेशेंट को, तो उसको पूछते हैं कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे कोई क्या कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, पेन दे रहा है कोई भी। पेशेंट बैठा रहेगा, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई दुख दे रहा है, मुझे पेन कर रहा है कोई भी, तो उसको बोलते हैं हम मेड इम्पल्स, एक्शन करेगा। मेड वोलेशन, इसमें पेशेंट इसमें भी पेशेंट क्या करता है, अपने हाथ को कहीं जैसे कि ट्रेन के आगे ले जाता है, ट्रेन के आगे ले जाके ऐसे वहाँ पटरी पे ट्रेन के हाथ रख देता है। पेशेंट ऐसा लगता है पेशेंट को कि मेरे हाथ को कोई वहाँ जाके रख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेड वोलेशन, मेड। इसके बाद मेड इफेक्ट, इफेक्ट मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे पेट के अंदर कुछ गुब्बारे वगैरह फूट रहे हैं। पेशेंट सब बोलता है डॉक्टर साहब देखो देखो कि मेरे पेट के अंदर कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब साइकेट्रिक के इसके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम है। और हेलुसिनेशन, ऑडिटरी टाइप्स, इसमें आपने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या होता है, आप बताओ फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या होता है। उस दिन कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया मैंने फर्स्ट पर्सन, कितनी देर से पढ़ाया, दो दो तीन तीन बार रिविजन कराया। अब सुनो, नहीं सोचता है वो, किसी के बारे में नहीं सोचता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसको खुद की आवाजें आती है। किसकी आवाजें, खुद की आवाजें। ठीक है, जैसे आप पहाड़ के वहां जाओगे, वहां खड़े होके बोलोगे क्या नाम है आपका, सोना, सोना, तो वापिस आवाज आती है ना, आती है आपकी सोना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, अरे किसी से नहीं डरता है, कहाँ पढ़ लिए। ठीक है, अब जैसे कोई पर्सन बैठा है, ठीक है, तो पेशेंट को क्या लगेगा कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। कोई भी पेशेंट बैठा है तो उसको उसके सामने देखेगा, उसको लगता है कि ये पर्सन मेरी ही बातें कर रहा है। चाहे वो उसके फोन पे बात कर रहा हो घर वालों से, तो पेशेंट को लगता है ये तो मेरी बात कर रहा है। कौन सा वाला पेशेंट, सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट। थर्ड पर्सन में क्या होता है, कोई दो पर्सन बैठे हैं, वो दोनों बातें कर रहे हैं उनके, कि तू खाना लाया कि नहीं लाया, कि मैं लाया हूँ, वो उनके बातें कर रहे हैं। तो पेशेंट को कैसा लगता है कि ये तो मेरी बातें कर रहे हैं। ये कभी कभी सिम्टम हमें भी देखने को मिलते हैं, और उस पेशेंट के अंदर तो डेली देखने को मिलेंगे। रोज वही सोचता है कि ये दोनों पेशेंट तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब एक और साइंटिस्ट आया था, अकॉर्डिंग टू टिमोटी, कौन सा, क्रो, टिमोटी क्रो, इसने न्यू क्लासिफिकेशन दिया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम प्रेजेंट बाय पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया। तीन साइंटिस्ट हो गए, फर्स्ट होता है यूगन ब्लूलर, उसके बाद सेकेंड कौन सा था, एमिल, कौन सा था, कोर्ट स्नाइडर, कोर्ट स्नाइडर। थर्ड है टेमोटी क्राउड। कोर्ट स्नाइडर ने कितने सिम्टम दिए थे, 11, कितने टोटल 11 सिम्टम्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा टिमोटी क्राउ। देयर आर टू टाइप सिम्टम आर प्रेजेंट इन सिजोफ्रेनिया। इन तीनों ने अलग अलग सिम्टम दिए थे पेशेंट को। पेशेंट को देखा, इनको लगा कि हाँ ये सिम्टम पेशेंट के अंदर है, तो उस हिसाब से उन्होंने सिम्टम दे दिया। फिर एक और आया, उसने देखा, फिर उसने सिम्टम दे दिया।
अब हम डायग्नोसिस क्राइटेरिया देखेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, कितने टाइम से पेशेंट को बीमारी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ऑल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग करेंगे। ऑब्जर्वेशन रखेंगे पेशेंट का कि ये कहाँ उठ रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, कब सो रहा है, कब जा रहा है, कब किससे लड़ाई कर रहा है, कितना गुस्सा कर रहा है, किसको मार रहा है, किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, किस टाइप का पेशेंट है वो देखेंगे, उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। ICD-11 में बताया गया था। अकॉर्डिंग टू ICD-11 सिजोफ्रेनिया इज ए क्लासिफिकेशन अंडर F20 और F29 के अंदर किसको रखा गया, सिजोफ्रेनिया को। देखो, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस 1 मंथ। कितना महीने लगते हैं इसको डायग्नोसिस करने में, 1 महीने तक हमें पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तभी हम क्या पता लगा पाएंगे। 1 महीने तक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को तभी हम पता लगा पाएंगे कि हाँ इसको वाक्य में सिजोफ्रेनिया है। इफ ड्यूरेशन इज लेस 1 मंथ देन द डिसऑर्डर इज डायग्नोसिस एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन। अगर 1 महीने से कम देखने को मिलता है, जैसे कि 20 दिन के अंदर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, फिर 21वें दिन नॉर्मल हो गया पेशेंट, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन। ये किसने बताया था, DSM अकॉर्डिंग टू ICD-11 ने। फिर अकॉर्डिंग टू DSM-5 ने, DSM-5 ने बताया था द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया इज मोर देन 6 मंथ। इन्होंने 6, जैसे वो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया था, तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग पेशेंट को देखा और अलग अलग सिम्टम बताए। उन्होंने देखा कि मैंने तो 11 सिम्टम देखे, तो मैं 11 सिम्टम की अलग लिस्ट बना दूं। वो एक और दूसरा आया, उसने बोला कि मैंने 2 सिम्टम देखे, तो उसने 2 सिम्टम की अलग से लिस्ट बनानी। एक और आया कि मैंने 3-4 सिम्टम देखे, तो उसने अलग से लिस्ट बनानी। इसी प्रकार DSM-5 और ICD-11 इन्होंने डायग्नोसिस क्राइटेरिया दिया कि हमने पेशेंट देखी है तो हमें इतने टाइम के अंदर ये सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट देखने को मिला। इसने देखा तो मिनिमम ड्यूरेशन कितने दिए इसने, 6 मंथ, 6 महीने तक उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा। तो ड्यूरेशन इज लेस देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ से कम है तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया, ATPD, एक्यूट ट्रांसपिरेशन साइकोट्रिक डिसऑर्डर। और इन्होंने क्या दिया था, एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन। कितने महीने से कम, 1 महीने से, या 6 महीने वाले। DSM-5 ने दिया था 6 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, ICD ने दिया 1 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ट्रांसपेरेंट साइकोटिक रिएक्शन, देखो एक्यूट ट्रांसपेरेंट ट्रांसेंट साइकोटिक डिसऑर्डर, ये क्या हो गया इसका डायग्नोसिस क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देंगे, ECT, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, है ना। इसके बाद साइको फार्माकोलॉजी और एंटी साइकोटिक, जो भी एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है वो सब देंगे, ठीक है। उसके बाद साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कौन कौन सी थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, ऑक्सीपिटल थेरेपी और अवतार थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या करेंगे, पेशेंट को, फैमिली वाले को समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि पेशेंट ऐसा व्यवहार करता है तो इसके साथ आप भी ऐसा व्यवहार मत करो, इसको थोड़े बहुत समझाओ आप। मैरिटल थेरेपी मतलब शादीशुदा है तो उसकी वाइफ को समझाना है कि आप इससे ऐसा व्यवहार मत करो, ताकि और व्यवहार इसका क्या होगा, खराब होगा। ये तो ऐसा करता है, ये आपको मारेगा। हस्बैंड को नहीं, वाइफ को भी समझाएंगे, हस्बैंड को भी समझाएंगे। अगर वाइफ को है दिक्कत तो हस्बैंड को समझाएंगे, हस्बैंड को दिक्कत है तो वाइफ को समझाएंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसे कि पेशेंट को क्या करना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से क्या समझ में आ रहा है, व्यवसाय, व्यवसाय, ताकि उसको ऐसा कुछ काम देंगे जैसे उसको, जिसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, उसी काम में लगा रहा है पेशेंट, सोचने का उसके पास समय नहीं रहे, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी। जैसे कपड़े सिलने वाले की ऐसी मशीन आती है, बहुत सारे कंप्यूटर के वर्ड ये टाइप करो, वो करना सिखाएंगे उसको कि आप ये बटन दबाते रहो, तो पेशेंट उस चीज़ में बिजी रहेगा। बिजी रहेगा तो उसको मतलब वो जो इतने सारे सिम्टम आ रहे हैं वो सिम्टम धीरे धीरे क्या होंगे, पेशेंट के कम हो जाएंगे। अवतार थेरेपी, अवतार थेरेपी में क्या करते हैं, पेशेंट के जैसा सेम, जैसे ये पेशेंट है तो इसके जैसा एक अवतार बनाते हैं, सेम सेम अवतार बना देंगे और पेशेंट को अलग कमरे में बिठा देंगे, और वो अवतार बोलेगा पेशेंट को कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो पेशेंट भी बोलेगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। मतलब उसको अवतार कर रहे हैं, अवतार मतलब रोल प्ले करना। जैसे रोल नहीं बनाते, जैसे कि मूवी होती है, सलमान खान की मूवी आई थी उसमें 2 रोल बनाए थे, ऐसे पेशेंट का रोल बनाते हैं। रोल बना के ना उस पेशेंट के सामने बिठा देंगे, उसको सर्जरी टाइप में एक रोल बनाते हैं, तो पेशेंट को सामने बिठा देंगे, उसकी जैसे चेहरा सामने बिठा देंगे,
वो बोलेगा कि मैं तो एक अच्छे इंसान हूँ, तो पेशेंट बोलेगा मैं भी अच्छा इंसान हूँ, कि मैं कल से भगवान की भक्ति करूँगा। तो वो पेशेंट भी क्या बोलता है कि ये तो मेरी ही आत्मा बोल रही है, पेशेंट को ऐसा लगता है मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो वो भी बोलेगा मैं कल से क्या भगवान की भक्ति करूँगा। तो ऐसे क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे जो सिम्टम होती है उस वो कमी होने लगती है सिम्टम के। अवतार थेरेपी के अंदर हम अवतार देके पेशेंट के सिम्टम को कम कर पाते हैं। ये सारी थेरेपी देते हैं। कौन कौन सी? फैमिली, मेराइटल, ऑक्सीपिटल और अवतार थेरेपी। ठीक है। तो ये सिजोफेनिया यहाँ समाप्त होता है, खत्म होता है।